अब हम आपको यह बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में 7 बड़ी सीख इस देश के लिए, आपके लिए, नेताओं के लिए क्या छिपी हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए, लोगों ने यह बता दिया आपको कि कितनी सीट किसकी आई हैं, किसको कितनी वोट पड़ी हैं, कौन जीता कौन हारा। लेकिन इसके पीछे एक और विश्लेषण है, इसके पीछे का एक और ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। इन चुनावों के नतीजों में बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई है। पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि अब हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं आ गई हैं और ये योजनाएं अब हर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट या कह लीजिए कि एक बढ़िया फॉर्मूला बन गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार ने 2,40,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए लाड़की बहन योजना की शुरुआत की, जो अब 2,100 रुपए हो जाएगी, यानी 2,100 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस पर सरकार एक साल में 46,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 46,000 करोड़ रुपया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 48 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए मैया योजना की शुरुआत की, जिस पर उनकी सरकार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये दोनों कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को घर बैठे पैसा मिल रहा है और सरकारों को और पार्टियों को चुनावों में वोट मिल रहे हैं। एक तरफ से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ से वोट आ रहा है। चुनाव जीतने के इस मॉडल में सत्तारूढ़ पार्टियों को ज्यादा लाभ होता है। लोग चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टियों की तुलना में दूसरी विपक्षी पार्टियों की जीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो पार्टी पहले से ही सरकार में है और जो पहले से ही उन्हें घर बैठे ये पैसा दे रही है, उसे ही चुनावों में वोट देना ज्यादा फायदेमंद होगा और उनके बैंक खातों में जो पैसा पहले से आ रहा है वो बिना रुके, बिना किसी अड़चन के ऐसे ही आता रहेगा। इसे हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी वाला मॉडल है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, मैं बेकार का रिस्क क्यों लूं। वोटर भी ये सोचता है। जैसे आज अगर आपको ये पता चले कि आपके मकान में एक नया किराएदार आ सकता है जो आपको शायद ज्यादा पैसा देगा, तो भी आप पुराने किराएदार पर ज्यादा विश्वास करेंगे जो किराएदार कम से कम हर महीने 1 तारीख को आपको लगातार किराया दे रहा है। आप सोचेंगे कि यह ज्यादा बेहतर है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। नया आदमी पता नहीं कैसा आएगा, किराया देगा या नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत किराया ज्यादा मिल जाए और इसी के साथ काम चलाते रहें। इसी प्रकार से अब हमारे जो देश के जनता है वो अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कल्याणकारी किसी योजना का, तो वो उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टियों को होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ और झारखंड में हेमंत सोरेन को हुआ। दूसरा, ये मॉडल चुनाव जीतने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देश की आर्थिक तरक्की में नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। भारत के 92 करोड़ कामगारों में से 62 करोड़ कामगारों की उम्र 35 वर्ष से कम है और इन युवाओं को सरकारों से रोजगार के नए अवसर और नई नौकरियां चाहिए, जॉब्स चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें लोगों को घर बैठे ही अब कैश दे रही हैं और वो नौकरियों की कोई बात करना ही नहीं चाहती। और करें भी क्यों? अगर घर बैठे कैश आ रहा है तो फिर नौकरियों पर कौन ध्यान देगा? यह स्थिति भी तब है जब आज ही भारत सरकार ने यह कहा है कि देश के युवाओं में बेरोजगारी दर 10% है। सोचिए, जब लोग घर बैठे कैश लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में जिताना शुरू कर देंगे, तब ये सरकारें नई नौकरियां पैदा करने के लिए मेहनत क्यों करेंगी? और तब इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा कैसे बनेगा? घर बैठे तो पैसा आ ही रहा है, बेरोजगारों को कहीं पैसा मिल रहा है, महिलाओं को कहीं पैसा मिल रहा है, कहीं छात्रों को कुछ मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है और ये एक सुपर हिट फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इससे जो पैसा सरकारें खर्च करती हैं, ये पैसा बांटने के लिए, वो पैसा अगर कहीं और खर्च हो, वो पैसा नई नौकरियों के लिए खर्च किया जाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाए, तो देश और ज्यादा तरक्की कर सकता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश की जनता ये सोचती है कि सरकार जो उन्हें दे रही है ये पैसा, ये आखिर किसका पैसा है? ये जनता का ही तो पैसा है। जनता ने जो टैक्स में जीएसटी भर भर के जो जनता ने सरकार को दिया है, वही पैसा सरकार जनता को वापस दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? तो जनता भी, आम लोग भी
अक्सर इसी भाव में रहते हैं कि ये उन्हीं का पैसा है जो सरकार उन्हें वापस लौटा रही है, क्योंकि आप आज जो भी सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सब में आप जीएसटी भरते हैं और ये वही जीएसटी का पैसा है जो अब आपके पास वापस आ रहा है। और बड़ी बड़ी पार्टियों की मजबूरी ये है कि अब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की कैश वाली जो स्कीम्स हैं, ये अब एक नया नॉर्मल बन गई हैं। अब इनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर कोई पार्टी आज आपसे ये कह दे कि वो इन योजनाओं को खत्म कर देगी, अगर कोई अब आपसे ये कह दे कि ये राशन अब आपको नहीं मिलेगा, अब जो कैश आपके बैंक में आता है ये अब आपको नहीं मिलेगा, ये सिलेंडर अब आपको पूरे पैसे में मिलेगा, उसी दिन वो पार्टी चुनाव हार जाएगी। तीसरी सीख ये है कि हिंदू वोटर्स अब एकजुट हो गए हैं और हिंदू वोटर्स भी एकजुट हो सकते हैं। महाराष्ट्र से आपको यह पता चलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने 234 सीटें जीती, जिनमें से 138 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। इनमें से 88 सीटें ऐसी थीं जिन पर बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट पहले अक्सर चुनावों में बंट जाया करते थे और इसका विपक्षी दलों को फायदा होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चौथी बात, ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी ने बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए कहा और उन मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जो मुसलमान बीजेपी का पक्ष ले रहे थे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की, लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी की इस अपील से मुसलमानों का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के 80% हिंदू एकजुट हो गए। तो मौलाना साहब ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो है वो काम आए, उनकी वजह से हिंदू एकजुट हो गए, मुसलमानों का कह नहीं सकते। महाराष्ट्र के हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि बीजेपी एक है तो सेफ है का जो नारा दे रही है वो मौजूदा वक्त में जरूरी है। आज से कुछ वर्ष पहले तक हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू वोटर जो हैं, वो चुनाव में मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऐसे फतवों का, ऐसी अपील का संज्ञान ही नहीं लेते थे। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने बताया कि अब हिंदुओं के सोचने का तरीका भी बदल रहा है और अब यही कारण है कि मौलाना सज्जाद नोमानी आज अपने पुराने बयानों और फतवों के लिए माफी मांग रहे हैं। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने भी मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की थी और वो भी इस बार के चुनाव में हार गए। मौलाना साहब इन्हें भी जिता नहीं पाए। तो अब एक बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मौलाना अपने धर्म के लोगों से यह कहता है कि वो एकजुट हो जाएं और किसी एक पार्टी को हरा दें, तो उसका फायदा बीजेपी के वोटर्स को हो रहा है। इसलिए उन्हें यह सोच समझकर इस तरह की अपील और फतवा करना पड़ेगा। पांचवां, इस नतीजे से यह भी पता चला कि चुनावों में मुस्लिम वोट भी बट सकते हैं। देखिए, पहले तो हिंदू वोट बटते थे, अब मुस्लिम वोट भी बट रहे हैं। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है। पहले इन सीटों पर मुस्लिम वोटों की एकता और हिंदू वोटों के विभाजन से विपक्षी दल आसानी से जीत जाते थे, लेकिन इस बार इन 38 सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 5 कांग्रेस ने जीती। सोचिए, कांग्रेस से कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली और 6 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीती। इन 38 में से आप देख लीजिए इनका ब्रेकअप, 14 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 6 उद्धव ठाकरे। यानी मुसलमान जो वोट है और उनके जो इलाके हैं वो बट गए। इनमें भी मालेगांव सेंट्रल की जिस सीट पर 78% मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 18.5% हिंदू वोटर्स हैं, वहां मुस्लिम वोटों के बटने से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 162 वोटों से चुनाव जीती है। छठी बात, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने में अब पिछड़ गए हैं, जो असल में उनके परिवार के 2 सबसे बड़े नेता हैं जो ठाकरे परिवार से आते हैं, वो दोनों ही पिछड़ गए। महाराष्ट्र के लोगों ने एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली हकदार मान लिया और बाला साहब ठाकरे का जो असली पुत्र है और उनके परिवार का जो दूसरा नेता है, उन्हें असली शिवसेना नहीं माना। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 81 में से 57 सीटें जीत ली, उनका स्ट्राइक रेट है 70%। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 95 में से सिर्फ 20 सीटें जीती और उनका स्ट्राइक रेट रह गया सिर्फ 21%।
एक जमाने में राज ठाकरे ये कहते हुए शिवसेना से अलग हो गए थे कि वो बाल ठाकरे की विरासत के असली हकदार हैं और अब वो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार उनकी पार्टी का भी सफाया कर दिया। यानी जो दोनों ठाकरे बंधु हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों को महाराष्ट्र की जनता ने यह कह दिया कि वो उन्हें असली शिवसेना नहीं मानते और ठाकरे साहब का जो उत्तराधिकारी है वो अब एकनाथ शिंदे को मानते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें उसे एक भी सीट नहीं मिली। 125 पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली। इनमें भी 129 सीटों पर, 124 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 124 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद माहिम सीट से 17,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो आप सोच लीजिए, ज्यादातर सीटों पर एक को छोड़कर जमानत जब्त हो गई। वर्ष 2006 में जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए तब बहुत सारे लोग कहते थे कि राज ठाकरे में बाल ठाकरे की राजनीतिक शैली दिखाई देती है, वही असली उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन आज राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है। एक भी सीट उनके पास नहीं है और अब उनका राज्य की पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। 7वां पॉइंट, इन नतीजों ने यह भी बताया कि अब वोटर्स के सोचने का तरीका बदल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का चुनाव में जीतना लगभग निश्चित माना जा रहा था। सबको लगता था कि जीशान सिद्दीकी को जनता की सहानुभूति मिलेगी। अजीत पवार की एनसीपी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट भी दिया, जहां 33% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन जीशान सिद्दीकी 11,000 वोटों से इस सीट पर हार गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक हिंदू छवि से भी मुस्लिम वोटर्स जीशान सिद्दीकी के पक्ष में एकजुट नहीं हुए और इससे यह पता चलता है कि अब जनता के सोचने का तरीका बदल रहा है। आप सोच लीजिए, सलमान खान इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर हैं, सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की दोस्ती थी और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, सलमान खान की जान के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई है। इस सब के बावजूद जीशान सिद्दीकी चुनाव हार गए। और आखिर में हम आपको प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, जो पहले नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे। बड़े बड़े नेताओं को, पार्टियों को उन्होंने चुनाव जिताकर सरकार में बैठा दिया था, लेकिन अब वो खुद अपनी पार्टी बनाकर एक नेता बन गए हैं और अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ने 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ा, जिनमें 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने में मदद की। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया और इन पार्टियों की शानदार जीत हुई, जिसका श्रेय प्रशांत किशोर लेते थे कि मैंने जितवाया इन सब लोगों को, मेरी रणनीति से जीते। और यहीं से प्रशांत किशोर को यह लगा कि जब वो दूसरी पार्टियों को चुनाव जितवा सकते हैं तो वो अपनी खुद की पार्टी को चुनाव में क्या नहीं जितवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और इस बार उन्होंने 4 विधान सीटों पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो इन सीटों पर हार गए और इनमें भी 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई।